चलिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड। देखिए, जब सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ ये लिगेंड आते हैं, ठीक है, तो लिगेंड नेगेटिव चार्ज से बने हुए हैं, तो ये एक फील्ड क्रिएट करते हैं। कहीं पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक फील्ड क्रिएट करेगा ना। तो जो ये फील्ड क्रिएट करते हैं सेंट्रल मेटल के आयन के चारों तरफ, उस फील्ड की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। हर लिगेंड जो फील्ड क्रिएट करता है उसकी अपनी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर बनाया गया है कि ये लिगेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड क्रिएट करता है, ये वाला लिगेंड वीकर फील्ड क्रिएट करता है। इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड। और ये जो फील्ड है आप किसी तरीके से खुद से कैलकुलेट करके नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पर बनाया गया है। ठीक, तो इसमें लिखिए ए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is a list of ligand, is a list of ligand, list of ligand ordered in ligand field strength, ordered in ligand field strength, ordered in ligand field strength। तो देखिए मैं लिख देता हूं, आपको ये ऑर्डर एग्जैक्टली रटने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये लिगेंड्स यूजुअली पीछे आते हैं, ये लिगेंड्स यूजुअली आगे आते हैं। फिर आपका ये Cl माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, ETOH मतलब इथाइल अल्कोहल। उसके बाद आपका C2O4 2 माइनस, फिर आपका H2O। इसके बाद आपका ये NCS माइनस, N बॉन्डेड। इसके बाद आपका EDTA4 माइनस। इसके बाद आपका NH3 रिडीन। इसके बाद आपका En, इसके बाद आपका NO2 माइनस, फिर आपका Cn माइनस, फिर आपका CO। ये एक ऑर्डर आता है ना। इसमें अगर आप देखें तो वो इनको बोलता है, इनको कंबाइंड ये बोलता है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, और इनको बोलता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या हुआ? क्या? अरे ठीक है, चलिए। यहां पे अगर हम देखें तो इन जनरल अगर यहाँ पे हम देखें तो जो हेलोजन डोनर है और जो ऑक्सीजन डोनर है वे वीक फील्ड लिगेंड में है, और जो नाइट्रोजन डोनर है और जो कार्बन डोनर है वे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में है। तो इसी की हेल्प लेते हुए हमने वीबीटी में एज ए बोल दिया था कि यूजुअली हेलोजन और ऑक्सीजन डोनर पेयरिंग नहीं करेंगे और नाइट्रोजन और कार्बन डोनर पेयरिंग करेंगे। वीबीटी में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं था, हमने इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऑर्डर बेस्ड पर ही हमने कुछ ऐसा बोल दिया था, और ये अनुमान लगभग सही बनता है ना। बाकी जब हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी तब आपको पता चलेगा कि वीबीटी में ये अंदर शिफ्टिंग और शिफ्टिंग नहीं हो रही थी, वो किस तरीके से चल रहा था। तो यहाँ पर इन जनरल अगर आप देखें तो हेलोजन डोनर सबसे वीक फील्ड क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपका ऑक्सीजन डोनर, उसके बाद आपका नाइट्रोजन डोनर,
और उसके बाद आपका आता है कार्बन डोनर, कार्बन डोनर। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर आपका आता है। ये ऑर्डर आपको एग्जैक्ट याद या रटना नहीं है ना, बस आपको देखना है कि हैलोजेंस यूजुअली पीछे हैं, उनके बाद आपके ऑक्सीजन वाले हैं, उसके बाद नाइट्रोजन वाले हैं, और उसके बाद आपके ये CN-CO हैं। ठीक है, ये कार्बन डोनर है, इसको लिखिए। एन बॉन्डेड का मतलब NCS, और ये दो टाइप का है ना, N बॉन्डेड भी हो सकता है और S बॉन्डेड भी हो सकता है। ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना। हाँ, एन डोनेट कर रहा है। यहां पर बल्कि एन डोनेट कर रहा है ये नहीं बोलेंगे, एन पर माइनस चार्ज है, और सेंट्रल मेटल आयन की तरफ जब वे अप्रोच कर रहे हैं तो एन माइनस चार्ज लेते हुए अप्रोच कर रहा है। ठीक है, एन छोटा एटम है, उस पर माइनस चार्ज है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में है। अगर एस पे माइनस चार्ज होता तो ये आपका इधर पहुंच जाता। ठीक है, ये इस तरीके से है ये। हो गया। डन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। यहां से अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे काम करती है आपको समझ में आएगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। एक ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? ऑक्टाहेड्रल में एक आपका एक स्क्वायर बेस है, उसके ऊपर एक पॉइंट है, एक नीचे पॉइंट है ना। दैट मीन्स अगर आप देखें तो एक ऑक्टाहेड्रल यहां पे वो कहता है कि ऑक्टाहेड्रन के सेंटर पर एक मेटल जो भी है वो बैठी रहती है, और यहां पर एक तरीके से देखें तो 6 डायरेक्शन ये बनेंगी। ये मान लो अगर x डायरेक्शन है तो ये आपकी -x डायरेक्शन है, ये अगर आपकी y डायरेक्शन है तो ये आपकी -y डायरेक्शन है, ये अगर आपकी z डायरेक्शन है तो ये आपकी -z डायरेक्शन है। ठीक है, तो एक सेंट्रल मेटल बैठी हुई है, और उसके ऑक्टाहेड्रल जो है, जो ऑक्टाहेड्रन है उसके
6 कॉर्नर पर लिगैंड अप्रोच करते हैं। लिगैंड आपका इधर से अप्रोच करता है ना, ये आपकी x डायरेक्शन है, ये आपकी -x डायरेक्शन है, ये आपकी y डायरेक्शन है, ये आपकी -y, ये आपकी z है और ये आपकी -z डायरेक्शन है। एक लिगैंड ने -x डायरेक्शन से अप्रोच किया, एक लिगैंड ने इधर x डायरेक्शन से अप्रोच किया, एक लिगैंड ने y डायरेक्शन से अप्रोच किया, एक लिगैंड ने -y डायरेक्शन से अप्रोच किया, एक लिगैंड ने z डायरेक्शन से अप्रोच किया और एक लिगैंड ने -z डायरेक्शन से अप्रोच किया। इस तरीके से सेंट्रल मेटल आयन एक तरीके से ऑक्टाहेड्रन के सेंटर पर बैठा है और 6 डायरेक्शन +x, -x, +y, -y, +z, -z इन डायरेक्शन से लिगैंड अप्रोच करते हैं और ये 6 लिगैंड मिलकर यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल का एक लिगैंड फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जब ये 6 के 6 लिगैंड वहां पर आ जाते हैं तो सेंट्रल मेटल आयन जिसके पास अपने d ऑर्बिटल्स हैं, अब इनमें रिपल्सन फील होगा, है ना। जो ये लिगैंड्स हैं, लिगैंड माइनस चार्ज एक तरीके से लेकर आ रहे हैं, उस माइनस चार्ज के फील्ड से जो सेंट्रल मेटल आयन के d ऑर्बिटल हैं उन ऑर्बिटल्स को रिपल्सन फील नहीं होगा, उनमें अब रिपल्सन फील होगा और उस रिपल्सन के थ्रू आगे हमारी कहानी चलेगी। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि ऑक्टाहेड्रल बन किस तरीके से रहा है। कि ऑक्टाहेड्रन है, ऑक्टाहेड्रन के सेंटर पर आपका मेटल आयन बैठा है और इस ऑक्टाहेड्रन के जो 6 कॉर्नर हैं, 6 कॉर्नर रेस्पेक्टिवली 6 XYZ एक्सिस में हम दिखा सकते हैं। 6 कॉर्नर मतलब +x, -x, +x, -x, +y, -y, +z, -z इस डायरेक्शन से सारे के सारे अप्रोच हो जाएंगे और अलग अलग डायरेक्शन से लिगैंड आएगा। +x से आएगा, -x से आएगा, +y से आएगा, -y से, +z से, -z से। 6 के 6 लिगैंड आकर ऑक्टाहेड्रन के 6 कॉर्नर पर सेटल हो जाएंगे। 6 के 6 लिगैंड आकर सेटल हो गए। सेटल होने के बाद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने क्रिएट किया है नेगेटिव चार्ज का। उस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से अब जो मेटल है उसके d ऑर्बिटल अब डिस्टर्ब होंगे, उनमें रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन की पूरी ये थ्योरी है। ठीक है, खेल समझ में आया क्या है। सेंट्रल मेटल बैठी थी, सेंट्रल मेटल के पास अपने 5 d ऑर्बिटल थे, आराम से बैठे थे। लिगैंड ने अप्रोच किया, जब लिगैंड्स ने अप्रोच किया तो लिगैंड क्योंकि इन डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं तो सेंट्रल मेटल आयन के d ऑर्बिटल अब रिपल्सन फील करेंगे और उस रिपल्सन के बाद देखते हैं कि क्या होगा, है ना। लिखिए, चलिए इसमें ये बनाइए। हो गया, पॉइंट वाइज इसे लिखेंगे, है ना। पहला पॉइंट लिखिए। पहले पॉइंट में वो कहता है कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन है वो ऑक्टाहेड्रन के सेंटर पर बैठा है और जो 6 लिगैंड है वे ऑक्टाहेड्रन के 6 कॉर्नर पर बैठे हैं। ऑक्टाहेड्रन का मतलब होता है ये वाली शेप। ऑक्टाहेड्रन का मतलब 8 नहीं है कोई, मतलब 8 इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे, इन्हें अगर आप मिलाते हो तो 8 फेस बनते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें पॉइंट होते हैं 6। तो ऑक्टाहेड्रन के जो सेंटर है उस पर बैठा है आपका मेटल आयन और उसके जो 6 कॉर्नर हैं उन पर बैठे हैं 6 लिगैंड। तो लिखिए, इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कॉमा, द मेटल आयन, the metal ion is at the center of octahedron. The metal ion is at the center of octahedron
at the center of octahedron, and the ligands are at 6 corners of octahedron, and the ligands are at 6 corners of the octahedron, 6 corners of the octahedron. ठीक है, पहला पॉइंट। अब ऑक्टाहेड्रन को हम कैसे एक्स वाई जेड एक्सिस से कर सकते हैं? ऑक्टाहेड्रन को हम कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रन के जो 6 कॉर्नर हैं ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के थ्रू अलाइन किए जा सकते हैं। ऑक्टाहेड्रन की जितनी भी वे साइड्स हैं वे सब 90 डिग्री पर हैं, और आपकी जो एक्स वाई जेड एक्सिस है वो भी 90 डिग्री पर है। तो ऑक्टाहेड्रन के दो ये जो पॉइंट हैं ये एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे, ये 2 पॉइंट वाई एक्सिस पर आ जाएंगे, और ये दोनों पॉइंट आपके जेड एक्सिस पर आ जाएंगे। परफेक्ट शेप है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द एक्सिस एक्स कॉमा वाई एंड जेड, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए द एक्सिस एक्स कॉमा वाई एंड जेड, एक्स कॉमा वाई एंड जेड पॉइंट्स टू 6 कॉर्नर ऑफ द octahedron, पॉइंट्स टू 6 corners of the octahedron, 6 corners of the octahedron, ठीक है। ऑक्टाहेड्रन के 6 के 6 कॉर्नर 3 एक्सिस के थ्रू पॉइंट किए जा सकते हैं, जैसे यहां पर हो रहे हैं। अगला पॉइंट क्लियर है? अब अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में वो कहता है कि अब जो लिगेंड हैं 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे, प्लस एक्स से माइनस एक्स से, 2 हो गए, प्लस वाई से माइनस वाई से, और प्लस जेड से माइनस जेड से। ठीक, लिखिए द 6 लिगेंड्स अप्रोचेज, the 6 ligands approaches along the x comma y comma z, along the x comma y comma z comma minus x comma minus y and minus z axis, and minus z डायरेक्शन, माइनस जेड डायरेक्शन देखिए, एक्सिस तो 3 ही है, माइनस जेड डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 6 लिगेंड प्लस एक्स से आया, माइनस एक्स से आया, प्लस वाई से आया, माइनस वाई से आया, प्लस जेड से आया, माइनस जेड से आया, ये हो गया। अब अगली कहानी, यहां पर जो 6 लिगेंड ने अप्रोच किया है, अब आप देखिए मेटल आयन के डी ऑर्बिटल को ध्यान से, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल को अगर आप ध्यान से देखें तो जो ईजी वाले ऑर्बिटल हैं वे उनकी लोब्स एक्सिस के अलोंग है। पन्ना पलट के देखिए, जो ईजी वाले ऑर्बिटल हैं दैट मींस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उनकी जो लोब्स हैं या उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सिस के अलोंग है, और जो T2G वाले ऑर्बिटल हैं उनके ऑर्बिटल्स की लोब एक्सिस के बीच में है। तो अब आप अपने अनुभव से मुझे बताइए कि कौन सी डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्सन फील करेंगे? एक्सिस के अलोंग वाले। तो एक्सिस के अलोंग वाले जो ऑर्बिटल हैं ज्यादा रिपल्सन फील कर रहे होंगे लिगेंड से, और एक्सिस के बीच वाले थोड़ा सा कम रिपल्सन फील कर रहे होंगे, है ना। तो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल सेम तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, 5 में से 2 ऑर्बिटल डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं और 3 ऑर्बिटल डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। ठीक, तो अब लिखिए अगला पॉइंट, ligands causes a very strong repulsion to ligands causes a very strong repulsion to orbitals, फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखिए द लोब्स ऑफ ईजी ऑर्बिटल्स, द लोब्स ऑफ ईजी ऑर्बिटल्स, द लोब्स ऑफ ईजी। ये जो ईजी है आप इसे ई, बड़ा ई और बड़ा जी सही नहीं लिख रहे हैं, ये ई है और नीचे सब्सक्रिप्ट में जी है, ये टी है और नीचे सब्सक्रिप्ट में 2G है, ये ई और जी ये नहीं है, ये है। ठीक है, ई है और नीचे सब्सक्रिप्ट में छोटा जी है, सब्सक्रिप्ट में है जी है।
ठीक है, ईजी ऑर्बिटल्स, द लोब्स ऑफ ईजी ऑर्बिटल्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए, द लोब्स ऑफ ईजी ऑर्बिटल्स ब्रैकेट में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पॉइंट्स along the axis, points along the axis x comma y and z, points along the axis x comma y and z, and the lobes of T2g orbitals, and the lobes of T2g orbitals, and the lobes of T2g orbitals ब्रैकेट में लिखिए dxy, dyz, dzx, dxy, dyz, dzx bracket close, point in between the axes, point in between the axes, point in between the axes, comma, that's why EG orbitals, have greater repulsion, that's why EG orbitals have greater repulsion as compared to T2g orbitals, as compared to T2g orbitals, as compared to T2g orbitals। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला पॉइंट, अब यहाँ पे वो कहता है क्योंकि डी ग्रुप डी ऑर्बिटल दो ग्रुप में बट गया है, एक ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्सन फील करते हैं, एक ऑर्बिटल कम रिपल्सन फील करते हैं, तो डी ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट जाते हैं। अब दो जो डी ऑर्बिटल हैं वो पांचों के पांचों सेम एनर्जी टाइप के ऑर्बिटल नहीं बचे, पांचों के पांचों ऑर्बिटल अब डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, सेम एनर्जी के, आप किसी में भी इलेक्ट्रॉन भर दो, किसी में भी कर दो, अब वे दो टुकड़ों में टूट गए हैं। तीन ऑर्बिटल एक साथ बिहेव करेंगे, दो ऑर्बिटल एक साथ बिहेव करेंगे। इसी की वजह से वो बोलता है कि डी ऑर्बिटल आपका स्प्लिट हो गया, इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक, तो अगला वो लिखिए, thus under the influence of octahedral ligand filled comma the d orbitals है ना, the d orbitals split into two group, the d orbitals split into two groups of different energies, split into two groups of different energies, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये अब जो बनने वाला है इसे ध्यान से देखिए, है ना, ये आपकी एक एक्सिस है, इस पर एनर्जी हम दिखा रहे हैं, ये एक एनर्जी की एक्सिस है। पहले आपके जब तक ये लिगेंड नहीं आए थे, सेंट्रल मेटल आयन केवल बैठा था अपने 5 लिगेंड लेके, तो उस 5 ऑर्बिटल लेके, तो उन 5 ऑर्बिटल की कुछ एनर्जी है वो हम यहाँ पे प्लॉट कर दे रहे हैं, है ना। 5 ऑर्बिटल हैं, ये 5 लाइन मैंने बनाई है, हालांकि ये लाइन ऊपर नीचे दिख रही हैं, लेकिन मुझे 5 लाइन बनानी है, तो इन्हें आप एक पॉइंट बाय पॉइंट ही समझिए। हालांकि इस वाले से इस वाले में डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन ये पांचों एक साथ ही बनाना है, मेरा पर्पज है। अब मेरा बोर्ड 3 डायमेंशन में नहीं है, अदरवाइज मैं एक के पीछे एक बनाता, ठीक। तो ये पांचों हम कलेक्टिवली एक साथ ही मानेंगे। ये डी ऑर्बिटल की एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स in absence of ligand। जब तक लिगेंड्स नहीं आए हैं, डी ऑर्बिटल आपके यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक। जब लिगेंड आएंगे तो ये डी ऑर्बिटल की एनर्जी हम बढ़ते हुए महसूस करेंगे, घटते हुए,
बढ़ते हुए, है ना। हाँ, वो एक तरीके से मान लो ये एक मैग्नेट है, उसका एक नॉर्थ पोल है, और ये मैग्नेट है और ये भी उसका नॉर्थ पोल है, ये पहले से ऐसे बैठा था। अब अगर मैं इस नॉर्थ पोल के मैग्नेट को मैं ऐसा लेके आऊं, तो अब जो सिस्टम बन रहा है उसकी एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। मैं एक रिपल्सन वाला एनर्जी, अब देखिए मान लो ये है, पहले ऐसा बैठा है और मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे लेके आ रहा हूँ, पास में लेके आ रहा हूँ, तो इसके बीच में रिपल्सन बढ़ता जा रहा है, रिपल्सन बढ़ता जा रहा है, मतलब ऐसे जैसे किसी स्प्रिंग को मैं दबाता जा रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा तो एक साथ स्प्रिंग ऐसे चली जाएगी, मतलब एक हाइयर एनर्जी का सिस्टम में बनाता जा रहा हूँ। तो जब आपके ये लिगेंड आएंगे तो ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब मैंने एक हाइयर एनर्जी पे प्लॉट करूंगा, ये अब आपके मान लो यहां पर आ जाते हैं, है ना, ये अब आपके यहां आ जाते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं बेरी सेंटर, BARY, है ना, BARY, बेरी सेंटर, बेरी सेंटर। ये तब है एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल सेम रिपल्सन फील नहीं कर रहे हैं, मतलब पांचों के पांचों ऑर्बिटल सेम एनर्जी पर नहीं पहुंचे हैं। इन पांच में से दो ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्सन फील कर रहे हैं और तीन ऑर्बिटल कम रिपल्सन फील कर रहे हैं। तो ये पांचों के पांचों इस एनर्जी पे हैं, लेकिन इस एनर्जी के बाद अब ये दो टुकड़ों में बढ़ जा रहे हैं, एक हाइयर एनर्जी पे और एक रिलेटिवली लोअर एनर्जी पे, ठीक है। यहां पर आए, अब इसमें फिर दो डी ऑर्बिटल अलग बिहेव कर रहे हैं और तीन ऑर्बिटल आपके अलग बिहेव कर रहे हैं। तो इनमें से आपके दो ऑर्बिटल तो आपके यहां पर हैं, दो ऑर्बिटल तो आपके ये हैं जो कि आपके EG वाले हैं, जो ज्यादा रिपल्सन फील कर रहे हैं, और तीन ऑर्बिटल आपके यहां पर हैं बेरी सेंटर से, है ना, इस तरीके से आपके हो गए हैं। ये आपके हैं T2G, दैट मीन्स ये आपके हैं DX² - Y² और DZ², और ये आपके हैं DXY, DYZ, DZX। अब इनकी जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसे बोलते हैं डेल्टा O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। हाँ, बेरी सेंटर इनका एवरेज है, इसे बोलते हैं डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल डी स्प्लिटिंग, है ना। ऑक्टाहेड्रल फील्ड की वजह से जो इन डी ऑर्बिटल्स में एक तरीके से स्प्लिटिंग हुई है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है ये डेल्टा O, ठीक। अब यहां पर देखिए, इसका और इसका जो कलेक्टिव सम है वो यहां पर आना है, इन दोनों का कलेक्टिव सम यहां पर पहुंचना है। यहां पर दो ऑर्बिटल हैं, यहां पर तीन ऑर्बिटल हैं, तो क्या ये डेल्टा O डिवाइड बाय 2 और डेल्टा O डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, या अलग अलग उनका वेटेज होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये आपका डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस आपका होगा प्लस के 0.6 डेल्टा O, दो ऑर्बिटल हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस के 0.4 डेल्टा O। समझ में आया? हाँ, क्योंकि इनका जो कलेक्टिव सम है वो आपका 0 बैठ रहा है। तो यहां पर आप देखिए प्लस के 0.6 डेल्टा O, और आपके पास ऑर्बिटल कितने हैं, दो ऑर्बिटल के पास, दो ऑर्बिटल इतनी एनर्जी से हाइयर हुए हैं ना, दो ऑर्बिटल प्लस 0.6 डेल्टा O से हाइयर हुए हैं। और अब यहां पर माइनस के 0.4 डेल्टा O, और यहां पर है तीन ऑर्बिटल माइनस के 0.4 डेल्टा O एनर्जी से नीचे हुए हैं। इनका कलेक्टिव सम कितना बैठेगा, ये 0 बैठेगा, दैट मीन्स ये बेरी सेंटर पे बैठेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से भी होता है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है? पहले लिगेंड ऐसे चुपचाप, ये ऑर्बिटल्स चुपचाप ऐसे बैठे थे, लिगेंड आए, लिगेंड आने के बाद इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी यहां पे बढ़ा दी। अब यहां पर बढ़ने के बाद ये लिगेंड, पांचों के पांचों लिगेंड सेम एनर्जी से नहीं बढ़े, पांचों के पांचों लिगेंड में दो ज्यादा एनर्जी से बढ़े, दो कम, तीन कम से। तो ओवरऑल इस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्प्लिट ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और ये डेल्टा O, ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ये।
इसको बनाइए। सर अगर मतलब जो वैली सेंटर पे एनर्जी होगी हर ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी पे है वो? हर ऑर्बिटल की मतलब आपने यहाँ पे लिखा ना सेकंड में एनर्जी होगी ऑर्बिटल इन सेकंड्स ऑफ लिगेंड, तो सर लेकिन अलग अलग है वो, तो फिर यहाँ का ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, ये तो पांचों ऑर्बिटल की एक तरीके से कलेक्टिव एनर्जी का वो लिखा है। कलेक्टिव एनर्जी पांचों, हाँ पांचों इस एनर्जी पॉइंट पर हैं, लेकिन इन पांचों में से दो इस वेरी सेंटर से हाइयर पे हैं, तीन इससे लोअर पे हैं। उनका कलेक्शन, हाँ, इन पांचों की कलेक्टिव इस पॉइंट पे ही बैठती है। हो गया? चलिए अब बात करते हैं हुंड्स रूल की। हुंड्स रूल क्या बोलता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? हाँ, एक एक भरेंगे और तब तक एक एक भरेंगे जब तक कि सब में मतलब एक एक ना हो जाए, उसके बाद ही हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब वो पेयरिंग को जब तक हो सकता अवॉइड करना चाहता है, यही तो मतलब निकल रहा है उसका। मान लीजिए जैसे कि ऑक्सीजन 8 है, तो यहाँ पे हम देखें 1s2 2s2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2p4 है। तो 2p में वो क्या करता है, वो कहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हो गए, 5वां इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भरोगे, 6ठा आप यहाँ भरोगे, 7वां आप यहाँ भरोगे। और जब आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो ही जाएगा तब जाके आप पेयरिंग करोगे। दैट मीन्स अगर आप इसको देखें तो एक सेंस ये निकलता है कि वो जब तक हो पाए पेयरिंग से बचना चाहता है। यही तो आ रहा है इसका, जब तक वो हो पाए वो पेयरिंग से बचे रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब आप पेयरिंग करते हो तो आपको पेयरिंग एनर्जी लगानी पड़ती है अपनी तरफ से। एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पहले से बैठा है,
एक ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, जब आप उसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को और डालकर पेयरिंग करते हो तब आपको अपनी तरफ से पेयरिंग एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हुन्स के अकॉर्डिंग वो बोलता है कि जब तक अवॉइड हो सके पेयरिंग एनर्जी देने से बचो, तो एक 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 भर लो और जब फिर अब कोई रास्ता है नहीं तब जाकर उसे पेयर करो। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है पेयरिंग एनर्जी का। तो हेडिंग डालिए पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी, है ना। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी। इसमें लिखिए इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। देखिए एक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन पहले से ही बैठा है तो हम अगले इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर रहे हैं कि भाई तू भी जाके इसी में बैठ, तो उसको जो फोर्स कर रहे हैं उसके रेस्पॉन्स में जो एनर्जी लग रही है ये पेयरिंग एनर्जी है ना। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फोर्स एन इलेक्ट्रॉन, टू फोर्स एन इलेक्ट्रॉन to fill the orbital, to fill the orbital that already have, that already have, that already have one electron, that already have one electron, full stop. Pairing of electron in an orbital, pairing of electron in an orbital needed energy, needed energy in order to overcome, in order to overcome repulsion, in order to overcome repulsion between the existing electron, between the existing electron and the incoming electron, and the incoming electron, and the incoming electron। ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज रिप्रेजेंटेड एज P, कैपिटल P, इट इज रिप्रेजेंटेड एज P, कैपिटल P, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड एज P। चलिए, filling of T2G and EG, T2G and EG orbitals in octahedral complex। octahedral complex, है ना। चलिए देखिए, ये कम एनर्जी पर है, ये आपके T2G है, और ये आपके हायर एनर्जी पर है, और ये आपके EG है। ये आपके क्या है, EG है। बार बार G ऐसे ही बड़ा क्यों बनता है, E, ये G है। एक और बना लेते हैं, T2G है ये, और ये आपके क्या है, EG है। T2G और ये आपके EG। T2G और ये आपके EG। ठीक है, मान लीजिए आपके पास D में एक ही इलेक्ट्रॉन है, आपके पास D में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल है, ये हायर एनर्जी के ऑर्बिटल है। तो अगेन पावर रूल के अकॉर्डिंग पहले आप लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल फिल करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, है ना। तो आप एक इलेक्ट्रॉन तो कहाँ भर दूँ मैं इसे, यहाँ भर दूँ, यहाँ कहीं भी भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, कोई समस्या नहीं, है ना। कोई पेयरिंग वगैरह करने का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहा है। इनके बीच की जो एनर्जी गैप है
है ना, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा ओ है। ओ स्टैंड्स फॉर, ओ है, जीरो नहीं है, डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग की है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है D2 है तो क्या भरूं मैं, एक यहां भर दूं और एक यहां भर दूं, कोई भी समस्या नहीं। D3 अगर है तो एक यहां भरूं, एक यहां भरूं और एक यहां भरूं। समस्या अब आएगी जब D4 होगा। D4 एक मैंने यहां भरा है ना, एक मैंने यहां भरा, एक मैंने यहां भरा। अब अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो आप इसमें भर के पेयरिंग करोगे या आप इसे यहां भरोगे। ये कैसा आएगा, जो अगला इलेक्ट्रॉन है या तो आप अपनी तरफ से कुछ एनर्जी लगाओगे और उसे पेयर कर दोगे, पेयरिंग एनर्जी दोगे, या आप अपनी तरफ से एनर्जी लगाओगे डेल्टा ओ और उसे ऊपर पहुंचा दोगे, ऊपर वाले ऑर्बिटल में भर दोगे। यहां से अब खेल शुरू होता है ना। अब ये डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर पेयरिंग एनर्जी छोटी हुई, मान लो पेयरिंग एनर्जी है आपकी 10 जूल और ये वाली एनर्जी आपकी क्या है 12 जूल है, तो आप कौन सी एनर्जी खर्च करके इलेक्ट्रॉन को कहां रखोगे, 10 जूल खर्च करके आप पेयर कर दोगे। लेकिन अगर पेयरिंग एनर्जी है 10 जूल और स्प्लिटिंग कम हुई है, वीक फील्ड लिगेंड था, उसने स्प्लिटिंग कम जनरेट करी, ये पास में है, 8 जूल है, तो आप इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा दोगे, ऊपर पहुंचा देंगे। तो यहां से अब ये खेल स्टार्ट होगा, है ना। तो ये बनाइए, है ना, और अब लिखेंगे हो गया। थोड़ा सा जल्दी लिखना होगा क्योंकि अभी इसके बाद थोड़ा सा काफी काम है ना। लिखिए अब, नाउ व्हाट वुड बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4। नाउ व्हाट वुड बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4। D3 तक कोई समस्या नहीं है। नाउ व्हाट वुड बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4। व्हाट वुड बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4। अब ये डिपेंड करता है 2 केस पर कि डेल्टा O P से छोटा है या डेल्टा O P से बड़ा है, उस पर सब डिसाइड होगा कि हम नीचे पेयरिंग करेंगे या हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजेंगे। देखिए केस 1, इसमें लिखिए इफ डेल्टा O इज स्मॉलर देन
पेयरिंग एनर्जी P, if delta O is smaller than पेयरिंग एनर्जी P, पेयरिंग एनर्जी P, अगर डेल्टा O आपका छोटा है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो आप वो एनर्जी खर्च करेंगे जो कम है, क्योंकि आप किसी सिस्टम को जितनी ज़्यादा अपनी तरफ से एनर्जी दोगे वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल की तरफ बढ़ेगा, जितनी कम एनर्जी दोगे उतना ही रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल बना रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिखिए एग्जाम्पल डेल्टा O इज 8 जूल, एग्जाम्पल है ना, डेल्टा O इज 8 जूल while P is 10 joule, while P is 10 joule, comma, now lesser the energy given to the system, now lesser the energy given to the system, comma, more stable it will be, more stable it will be, मोर स्टेबल इट विल बी। ठीक है, तो देखिए पेयर करने में लग रहे हैं 10 जूल और इलेक्ट्रॉन को ऊपर भरने में लग रहे हैं 8 जूल, तो आप कहाँ भरेंगे, ऊपर भरेंगे, है ना। तो लिखिए सो कॉमा इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू ईजी ऑर्बिटल, सो कॉमा इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू ईजी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू ईजी ऑर्बिटल। ठीक है, अब केस 2 लिख लिए, इसका उल्टा है केस 2, नहीं पूरा लिख ही लो। केस 2, इफ डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी P, डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी P, पेयरिंग एनर्जी P, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल डेल्टा O इज 12 जूल, देखिए डेल्टा O को हम बदलेंगे, पेयरिंग एनर्जी किसी मेटल आयन के लिए फिक्स है 10 है तो यहाँ पे भी 10 रखेंगे, हम डेल्टा O वहां पे कम किया, यहाँ पे डेल्टा O ज्यादा है, क्योंकि डेल्टा O बदलता है अलग अलग लिगेंड के आने से। डेल्टा O इज 12 जूल while P इज 10 जूल, P इज 10 जूल। ठीक है, पहले मान लो लिगेंड आपका आया था Cl-, उसने 8 जूल की स्प्लिटिंग क्रिएट करी, अब आ गया है Cn-, उसने 12 जूल की स्प्लिटिंग क्रिएट कर दी, पेयरिंग एनर्जी 10 के 10 ही है। तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पेयर करने में 10 लग रहे हैं और ऊपर भेजने में लग रहे हैं 12, तो आप पेयर करके काम चलाइए, है ना। एग्जाम्पल डेल्टा O इज 12 जूल वायर पेयरिंग P इज 10 जूल, नाउ इलेक्ट्रॉन विल पेयर इन, इलेक्ट्रॉन विल पेयर इन T2G orbitals, now electron will pair in T2G orbitals। ठीक है, चलिए अब हमें ये पूरा ये बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं ये वाला ले रहा हूँ, डेल्टा O आपका छोटा है P से, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर ये 10 है और ये आपका 8 है, और एक दूसरा केस डेल्टा O आपका बड़ा है P से, ये 10 है और ये आपका 12 है। मैं सिंबॉलिकली भी मैं इसको ऐसा ही प्रेजेंट करूँगा, ये आपका ये है, ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पर पास में, ठीक, और यहाँ पर ये है, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं इन्हें थोड़ा दूर में, इससे कि थोड़ा सा दिमाग में बना रहे कि ज़्यादा ऊपर होके जाना है। चलिए, तो ऐसे 10 सेट बनाने हैं रेस्पेक्टिव इसके और इसके। मैं तो बना ही रहा हूँ, है ना। D1 है ये, तो अगला आपका है ये 10 मुझे बनाने हैं ना। ये है आपका ये है, ये है आपका, ये है 3 हो गया, ये है, ये है। पेज को वैसे हॉरिजॉन्टल करके बनाना, है ना। आप भी बनाना शुरू करो साथ में, क्योंकि टाइम लगेगा ही ना बनाने में, है ना।
4 हो गए ना, 5 हो गए, 6 7 8 9 10। देखिए यहां पर मान लो आपने लिया है, आपके पास Cl माइनस लिगेंड है ना, Cl माइनस लिगेंड है, एक ये वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे देखिए अब, है ना, यहाँ पे देखिए मान लो आपके पास Cl माइनस लिगेंड है, तो उसने जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो थोड़ी कम जनरेट की होगी। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे कि मान लो आपका Cn माइनस है लिगेंड है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा जनरेट करी होगी। तो उसके बिहाफ पर चलिए अब यहाँ पे भरते हैं D1। अगर आपके पास D1 है और आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भी इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भरोगे। तो D1 पे दोनों के पास सेम कन्फिग्रेशन आएगी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। चलिए D2, अगर आपके पास वीक फील्ड है तो यहाँ पर आप यहाँ भरोगे, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो भी आप इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, यहीं भरोगे T2G में। आपके पास D3 है तो आप यहाँ भरोगे, और आपके पास D3 है स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो भी आप यहाँ भरोगे। यहाँ तक तो खेल सब सेम ही है। अब D4 में बात करते हैं। D4 में बात करते हैं, अगर आप एक मिनट, ये कहाँ रह गए, एक ही छुट गए तो, हाँ यहाँ तक है ना। अब D4 में बात करते हैं। चलिए D4 में बात करते हैं, तो एक तो हमने यहाँ भर दिया, एक हमने यहाँ भर दिया, एक हमने यहाँ भर दिया। अब अगला इलेक्ट्रॉन अगर मैं पेयरिंग कराता हूँ तो मुझे देनी पड़ेगी 10 जूल, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजता हूँ तो मुझे देनी पड़ेगी 8 जूल। तो ऑब्वियस है कि आप सिस्टम को कम से कम एनर्जी देकर बनाओ, तो आप इलेक्ट्रॉन को कहाँ कर दोगे, यहाँ भर दोगे। अब D4 में देखिए, D4 में अगर आपके पास 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप इसे पेयरिंग करते हो तो 10 जूल में हो जाएगी, और आप इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज यहाँ पर पहुंचाना चाहते हो तो 12 जूल लगेगी। तो ऑब्वियस है कि आप इसे क्या करो, पेयर करो। ठीक है। अगला देखिए D5 में 1 2 3। अब अगले इलेक्ट्रॉन को आप अगर पेयर कराते हो तो 10 जूल लगेगी, और अगर आप ऊपर उसे सेटल करते हो तो 8 जूल। तो चौथे इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ भेज दिया और पांचवें को भी पर यहीं चला जाएगा। अब देखिए D5 में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है तो लगेगी 12 जूल, और पेयर करना है तो लगती है 10 जूल। तो चौथे इलेक्ट्रॉन को मैंने पेयर किया, पांचवें को भी मैंने पेयर कर दिया। ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे देखिए D6 में देखिए D6 में 1 2 3, अब अगले को ऊपर भेजने में लगती है आपको 8 जूल, पेयरिंग करने में लगती है 10, तो 5 चौथे इलेक्ट्रॉन को मैंने ऊपर भेज दिया, 5वें को भी मैंने ऊपर भेज दिया। अब छठे का क्या करें? छठे को तो अब मुझे पेयर कराना पड़ेगा ना। पेयर कहाँ पे कराऊं मैं, ऊपर या नीचे? नीचे पेयर कराता हूं तो मुझे यहाँ पे लगेगी आपकी 10 जूल, और ऊपर पेयर कराता हूं तो एक तो मैंने ऊपर पहुंचाया, फिर पेयरिंग करी तो 18 लग जाएगी, तो ऑब्वियसली नीचे पेयर कराऊंगा, तो मैंने इसे यहाँ पे पेयर करा दिया। अब यहाँ पे देखिए D6 अगर मेरे पास है तो 1 2 3, पेयरिंग कराता हूं तो 10 जूल, वीबीटी भेजता हूं तो 12, तो चौथा मैंने पेयर करा दिया, 5वां मैंने पेयर करा दिया, छठा भी मैंने यहाँ पर पेयर करा दिया। ठीक है, अब अगर आप इसको वीबीटी से कंपेयर करो तो वीबीटी में अगर यहाँ पर D6 होता तो आपको ऐसा दिख रहा होता, वीबीटी के अंदर D6 में आपको ये ऐसा दिख रहा होता, ये दिख रहा होता ना आपको, वीबीटी में ये दिख रहा होता। जब Cl माइनस लिगेंड आता तो आप क्या कहते हैं, नहीं ये अंदर शिफ्टिंग नहीं कराएगा, ये वाला ऐसा केस। और जब यहाँ पे Cn माइनस आता, नहीं ये अंदर पेयरिंग करा दे तो इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ, तो ये वाला केस, इसके पास ये 2D खाली होगा। तो देखें तो एक्चुअली में ये जो सारी कहानी है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पता है, वीबीटी में तो हम अंदाजा लगा रहे थे कि यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे हम नहीं करेंगे, इसीलिए तो वो वीबीटी में बोलता है कि वीबीटी में कब अंदर पेयरिंग होगी कब नहीं होगी उसे एग्जैक्ट नहीं पता है, एक अनुमान है कि इन के साथ हो जाती, इन के साथ नहीं। ठीक है, तो वो कब पेयरिंग हो रही थी कब नहीं हो रही थी उसमें सारा खेल था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा है या पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, उसके बिहाफ पे सारा डिसीजन चल रहा था। अगला देखिए D7 में आप देखें तो 1 2 3 4 5 ऊपर मैंने भेज कर रखा है, छठे को पेयर कराना पड़ेगा और सातवें को भी पेयर कराना पड़ेगा। D7 में देखिए तो 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग पहले कराऊंगा, अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा तो अब मैं अगले इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेजूंगा। ठीक है, D8 में देखिए, D8 में आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आएगा। और D8 में यहां पर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो ये जो अलग वाला केस है D4 में चलता है, D5 में चलता है, D6 में चलता है और D7 में। D7 के बाद D8 में वापस से सेम बनने लगेंगे, सेम बन रहे हैं। D9 में देखिए, D9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। और अगर आपके पास यहाँ पर D9 है, यहाँ पर आपके पास D9 है तो 1 2 3 पहले पेयरिंग कराएंगे, 4 5 6 7 8 और 9, तो सेम है ये। ठीक है, और D10 में तो सब भरेंगे तो सेम आना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और यहाँ पर जब D10 है तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन अलग है कहाँ पर, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो डिफरेंट है वो है D4 से लेकर D7 तक, यहाँ पर ये डिफरेंट है, D4 से लेकर D7 तक डिफरेंट है। बाकी D1 D2 D3 D8 D9 D9 पे सब सेम कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो वीबीटी किस तरीके से अंदर पेयरिंग कराता था, किस तरीके से पेयरिंग नहीं कराता था, तो उसमें सारा जो खेल है वो इसी का है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पेयरिंग से बड़ी है या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पेयरिंग से छोटी है।